हेलो मेरे 10th क्लास के प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको सबसे दिक्कत करने वाला टॉपिक है, जो बिल्कुल आसान है लेकिन आपको पता नहीं क्यों टफ लगता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, चलो आज इसको इजी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले हम जाने व्हाट इज कार्बन। कार्बन जो होता है उसका सिंबल होता है सी। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है। आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा है कि मेटल कौन होती है, नॉन मेटल कौन सी होती है। तो कार्बन इज द नॉन मेटल। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर एंड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप जानते हो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2 4 होती है। तो आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, कार्बन के अंदर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन को नो लॉस नो गेन, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है। इसलिए ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन न करने की बजाय इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। सो इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए कार्बन जो है उसका जो नेचर है वो डिफरेंट हो जाता है। उसका नेचर डिफरेंट मींस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर में आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट, आप ये कह सकते हैं कि यूनिक नेचर जो है कार्बन का क्या क्या है, किस वजह से है। देखिए, ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है अगर जो भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसलिए कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से बनता है, कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर और गेनिंग से नहीं बनता बेटा। इसलिए सेकंड पॉइंट बोला टेट्रावेलेंट। टेट्रा मींस होता है केमिस्ट्री में 4, वैलेंट मींस भाई 4 इसकी वैलेंसी है। ठीक है, इसलिए टेट्रावेलेंट कहा। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस शेल में। इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ठीक है, क्यों किए इसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस जैसा बनने के लिए, जैसा कि आपको पता है नोबल गैस स्टेबल होती है और नोबल गैस सब बनना चाहते हैं एटम्स, उनके जैसा बनने के लिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट कहा गया है। क्लियर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है। ठीक है, ये जो टॉपिक सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया, ये न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन पहली सेल में, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो चारों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर क्या किया, डॉट की फॉर्म में मैंने इनको लिख लिया है। डॉट की फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी लिखा है साइड में। हाइड्रोजन का पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका वैलेंसी 1 होती है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है मैंने। और यहाँ पर एक कार्बन ने एक एक करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। और ध्यान से देखो, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है, यानी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का। ऐसे करके कार्बन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करके देखो। 4 तो इसके थे, 4 इसके हैं और 4 हो गए हैं हाइड्रोजन के। ऐसे करके कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड हो गए हैं, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है। अच्छा देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, जब 4 आपके इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो उस शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल शेप। और टेट्राहेड्रल शेप को हम sp3 बोलते हैं। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, कई बार एनटीएससी में, ओलंपियड में पूछा जाता है। तो जब कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं जो कि सिंगल हो, तो वहां पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 इस शेप की वजह से, या आप इसकी वजह से ये कह सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब मिक्सिंग होती है अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहां पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे
दो चार ये अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है तो मैंने इतना ही बताया आपको। ठीक है, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन एटम, जैसा कि आपने इसमें देखा है। ओके, देयर इज टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बाय कार्बन। 8 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने क्या किया है, ऑक्युपाई किया है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एंड 1 इलेक्ट्रॉन बाय हाइड्रोजन, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक कार्बन ने शेयर किया है और एक किसने शेयर किया है, हाइड्रोजन ने। ऐसे करके कार्बन ने 8 बना लिए। ठीक है, ओके। शेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बनेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कार्बन के और 2 करेंगे अदर एटम के तो डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक साथ एक ही एटम के साथ करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से या डबल बॉन्ड से, बॉन्ड क्या है बेटा, जो आपका यहाँ पर शेयरिंग से बना है ना इन दोनों के बीच में, जो ये मैंने दिखाया आपको, ये बॉन्ड कहलाता है केमिस्ट्री में। ओके, तो आपका कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के ऐसे बहुत सारी लंबी चेन बना लेता है या एक रिंग कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे जुड़ता है, या फिर इस तरीके से कार्बन जो है वो एक रिंग बना लेता है, एक रिंग बना लेता है। इसको कहा जाता है क्या, रिंग कंपाउंड। तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन की विद अदर कार्बन एटम। ओके, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग टाइप कंपाउंड, और ये लंबी चेन और रिंग कंपाउंड बनाता है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, ये कैटिनेशन में इतना ही। ठीक है, कैटिनेशन आप समझ गए होंगे, कार्बन का कार्बन के साथ जुड़कर लंबी चेन और या रिंग टाइप की चेन बनाना ही कैटिनेशन होता है। अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होता है कार्बन की फॉर्म, है तो कार्बन ही, लेकिन कार्बन के अलग अलग रूप्स हैं, अलग अलग रूप है जिनमें वो आता है। तो वहां कार्बन की चेन, कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स में। क्या है, अदर फॉर्म ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की दूसरी फॉर्म को कहा जाता है। जैसे कार्बन की डायमंड होती है, ग्रेफाइट होती है, फुलरीन्स होती है, ये कार्बन के ही टाइप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डायमंड के बारे में, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने वही इसके ऊपर लिखा है आपका कंटेंट। डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 4 कार्बन से जुड़ा होता है। 4 सिंगल बॉन्ड हो गए, 4 सिंगल बॉन्ड हो गए तो sp3, जैसे कि यहां पर हमने समझाया था, जब 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं तो sp3 बनता है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या बनता है, sp3 स्ट्रक्चर बनता है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो 4 सिंगल बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम, जो ये 4 सिंगल बॉन्ड बने इनमें कोई हाइड्रोजन नहीं होता, दूसरे भी सारे क्या होते हैं, कार्बन कार्बन होते हैं। ये कार्बन भी 4 कार्बन के साथ मिलेगा, ये भी 4 कार्बन के साथ मिलेगा। इसलिए डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है। ओके, क्लियर है, डायमंड हार्ड क्यों होता है, एक कार्बन अदर 4 कार्बन के साथ जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, इसलिए हार्ड बॉन्ड, हार्ड स्ट्रक्चर बनता है इसका। पुअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, हर एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का वो सिंगल बॉन्ड से बाइंड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन एटम के अंदर दूसरे कार्बन के साथ, इसलिए वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, ठीक है, बिकॉज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री नहीं है इसमें, सारे बाउंड है। ओके, अब बात करते हैं हम किसकी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर 2 हेक्सागन जुड़े हुए होते हैं आपस में। क्या, 2 हेक्सागन आपस में जुड़े हुए होते हैं, और इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। देखिए, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया है, एक ये हो गया है, एक कार्बन इन तीनों से जुड़ा। कोई भी कार्बन को उठाओ, इसको उठाओ, ये 1 2 और 3, एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। लेकिन इससे अलग इसमें क्या है, इसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है। हर कार्बन के पास क्या होता है बेटा, एक डबल बॉन्ड होता है। हर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड होता है, इसलिए इसको sp2 बोला जाता है। जब कार्बन के पास 2 तो आपके सिंगल हो और एक डबल बॉन्ड हो तो sp2 बोला जाता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया है ये। ओके, तो इसलिए हमने कहा 3 सिंगल एंड 1 डबल बॉन्ड।
ओके, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 सिंगल, देखो 2 सिंगल बनाया, एक डबल बॉन्ड बनाया, ओके, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो गया, फ्री। जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है। जो आप ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, और लूजली बाउंड होने की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है, और प्लेनर स्ट्रक्चर है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इजिली मोबाइल कर सकता है, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या होता है, मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या एक ही कार्बन के पास है? नहीं बेटे, सभी कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेगा, जो कि मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन। मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जो इजिली मूव कर सकता है, ठीक है। टू सिंगल, आगे की बात करते हैं, वन फ्री इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। डिलोकलाइज का मतलब एक जगह नहीं रहता, लोकेशन बदलता रहता है, मूव करता रहता है। सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए कार्बन जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब बात करते हैं फुल रिंग, ये भी कार्बन का थर्ड टाइप है, ठीक है। इसके अंदर जनरली कार्बन जो है 60 बोला जाता है, अदरवाइज इसके अंदर 350 के अराउंड जो है कार्बन आपको मिलेंगे। कार्बन 60 है जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। केज कैसा होता है, जैसे मान लीजिए जो आपने देखा होगा मकड़ी जो जाला बनाती है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को केज लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। तो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अंदर आप देख रहे हो मैंने ये लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, 6 मेंबर रिंग है, वो 5 मेंबर रिंग से भी जुड़ी हुई होती है और 6 मेंबर से भी। मैंने क्या बताया, जो 6 मेंबर रिंग है वो 5 से भी जुड़ती है और 6 से भी, और जो 5 मेंबर रिंग है वो ओनली 6 मेंबर रिंग से जुड़ेगी। रिमेंबर दिस, 5 मेंबर रिंग कभी भी 5 मेंबर से नहीं जुड़ती, ओनली 6 मेंबर रिंग से जुड़ती है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको सेमीकंडक्टर कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और डायमंड को क्या कहा गया है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि ये प्लेनर नहीं, ये प्लेनर था तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था, ये प्लेनर नहीं है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो नहीं कर सकती। ओके, और लोअर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन भी बहुत ही मुश्किल से इसका मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी फुल रिंग्स की। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ऑप्शो की आपको सारा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट। देखिए आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। 100% क्वेश्चन यहां से है बेटा, जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझें इसको। होमोलोगस सीरीज क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, 2025 में भी आया था, अभी जो 10th क्लास का पेपर हुआ था उसमें, और पीछे भी आया था, 24 में भी आया था। तो होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब तो जानते ही होगे तुम, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। लॉगस मतलब लॉन्ग चेन, कोई सीरीज, ठीक है, लॉन्ग चेन की, कोई कार्बन की चेन की होमोलोगस सीरीज। क्या होती है होमोलोगस सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये होता है, एक में तो 3 कार्बन मिलेंगे, लेकिन दूसरी में जो उसकी होमोलोगस होगी उसमें मान लो 4 है, कार्बन 4 मिलेंगे, लेकिन CH2 ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा। कैसे पढ़ते हैं इसको, देखिए। जैसे ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कार्बन और इससे बने हुए कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, हैज सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफर ओनली बाय CH2 यूनिट। सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क होगा। एग्जांपल के थ्रू भी बताते हैं कैसे, ओके। और चेंज इन मास बाय 14 यूनिट्स, जो मास होता है 14 यूनिट्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या बड़ा अगर है तो उससे कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है CH3 CH2OH, या आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्कोहलिक ग्रुप है इथेनॉल, जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसको नीचे, ओके। तो आप इसका मोलिकुलर मास निकालना भी जानते हैं, 46 यूनिट इसका मोलिकुलर मास है। अब इसका होमोलोगस सीरीज बनाना है, इसका होमोल बनाना है आपको। तो जैसे आपने क्या किया, इसमें 2 कार्बन है तो आपने इसमें 1 कार्बन बढ़ा दिया है और उसमें CH2 ग्रुप का डिफरेंस आया है, ठीक है। देखो
एक दो कार्बन है और इसमें एक कार्बन और हाइड्रोजन ऐड हो गया है, यानी ये यूनिट ऐड हुई है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है। ऐसा नहीं है भाई ये इसका होमोलोगस है तो इसका होमोलोगस ये है, समझ आ गया है। लेकिन इससे नेक्स्ट जो बनेगा, मान लीजिए इससे नेक्स्ट मैंने बनाया जिसके अंदर मैंने क्या किया, 4 कार्बन ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या ये इसका होमोलोगस होगा? नहीं, ये इसका होमोलोगस है और ये इसका होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे के होमोलोगस है, क्योंकि फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में, यानी ए के कंपैरिजन में, अगर इसको मैं ए मानूं, ए के कंपैरिजन में और सी के कंपैरिजन में, तो इसमें 2 CH2 यूनिट है, इसमें 2 कम है, लेकिन इनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। इसका होमोलोगस आप ये भी कह सकते हैं, इसका होमोलोगस आप ये भी कह सकते हैं। देखिए मास में जो है उसमें 40 यूनिट का चेंज है। अगर तुम इसका मास पूछोगे कि सी का मास कितना होगा, तो आप इसके अंदर 14 ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो इसका मास जो होगा वो 74 यूनिट होगा। ओके, आपको 14 यूनिट ऐड करना है। चलो आगे बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों को बहुत परेशान करता है नोमेनक्लेचर, बहुत आसान है बेटा, आपको आज के बाद इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिए नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है, बिल्कुल आसान है। बस जैसे आपके मैथ्स के फार्मूले होते हैं, हर चीज के फार्मूले होते हैं, ऐसे ही इनका भी एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी मतलब 1 डिग्री और प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो आगे लगता है, ठीक है। और भी बताएंगे इनका मतलब, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी है, वर्ड रूट है, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स मींस जो पीछे लगता है, प्राइमरी मींस जो आगे लगता है, ठीक है, सॉरी प्रीफिक्स मींस जो आगे लगता है, और वर्ड रूट जो है बीच में होता है। जो कार्बन की लंबी चेन बताई थी मैंने, उसको वर्ड रूट में कंसीडर करते हैं। ओके, प्राइमरी प्रीफिक्स ब्रांच को कहते हैं बेटा। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइक्लो ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप भी बनाता है ना, मैंने बताया था पहले एक साइक्लिक रिंग बनाता है, तो इसलिए साइक्लो ग्रुप उसको कहते हैं जो साइक्लिक रिंग टाइप से बनाता है कंपाउंड। वर्ड रूट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स मिलती हैं अलग, लंबी चेन बनाता है जो कार्बन, उसको वर्ड रूट में कंसीडर करते हैं। ओके, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? आपने देखा है, मैंने अभी बताया था, कार्बन जो है, कार्बन कार्बन आपस में लंबी चेन बनाता है, तो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बताई थी। ओके, तो यहीं से आया है क्या क्या वर्ड, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, जिसके अंदर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नाम के वर्ड होते हैं। एन मींस सिंगल बॉन्ड, इन मींस डबल बॉन्ड, एंड आई मींस क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से प्राइमरी सफिक्स होता है जिसके अंदर क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे हर इंसान की अपनी आइडेंटिटी होती है, आपकी भी आइडेंटिटी है, ठीक है, कि भाई आपके फादर नेम क्या है, सबका मतलब अलग अलग आइडेंटिटी है। इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप जो है वो आइडेंटिटी चेंज कर देता है, कार्बन की चेन को बताता है वो उसका यूनिक नाम अलग से, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को ये फार्मूला याद करने के बाद इसी के बेसिस पर मैं इन सब का नाम लिख कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक छोटी सी चीज जो है वो और समझ लीजिएगा, आपकी क्लास 10 में मात्र जो मैंने टेबल बनाई है और जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मात्र यही आएगा, ठीक है। जैसे नेम ऑफ कंपाउंड, क्या क्या कंपाउंड के नाम मिलने वाले हैं? एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्केन, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्काइंस, ये आएंगे आपके, ठीक है। एल्केन को समझे, एल्क का मतलब क्या होता है? एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन और उसकी चेन। एल्क का मतलब एक कार्बन भी हो सकता है और उसकी चेन। जैसे मैंने यहां पर बताया है, एक कार्बन को क्या कहते हैं? मेन चेन के लिए बताया मैंने, एक कार्बन को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को बूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। पेंट वो नहीं जो तुम पहनते हो, ठीक है ना, पेंट यहां पर नाम से है, ठीक है। 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन को डेक कहा जाता है। ओके, देखिए अब ये आप लोगों को याद होगा तभी आप इनका नाम लिख पाओगे, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। जैसे काउंटिंग याद करते हैं, अल्फाबेट्स याद करते हैं, उसी तरीके से ये ऑर्गेनिक के अल्फाबेट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे। अब जैसे बताया, एल्केन का मीन्स क्या होता है? एल्क प्लस एन,
एल्कीन मतलब एल्क प्लस इन, हेलो एल्केन मतलब हेलो प्लस एल्क प्लस इन। ओके, ये फार्मूलाज है बेटा इनके, ठीक है। अब जैसे एल्कीन, इसको जोड़कर बना दिया एल्कीन, इसको जोड़ोगे तो एल्कीन बन गया, ठीक है। ये एल्केन है, ये एल्कीन है। अगर इसको जोड़ोगे हेलो एल्केन बन गया। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको जोड़ोगे एल्केन प्लस ओल बन गया। अब ये सेकेंडरी सफिक्स है जो आपने यहां पर पढ़ा है ना, जो यहां पर आपने प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी, जो ओल लगा हुआ है, ये क्या है आपका, ये है आपका प्राइमरी सफिक्स, जो आपका फंक्शनल ग्रुप को बताता है ओ एल। तो इसलिए यहां पर एल्केन ओ एल आ गया है। जब कभी भी ए ई आई ओ यू जो भी ये वावल्स आते हैं, तो उससे पहले का जो ई है एल्केन का, ये रिमूव हो जाता है, ये याद रखना आपको। एल्डिहाइड में क्या बनेगा, एल्क प्लस एन। अब एल्डिहाइड का प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ए एल। ओके, ए एल, एल एल। और कीटोन का क्या होता है, एल्क प्लस एन प्लस ऑन। इसका ई इसलिए रिमूव किया क्योंकि यहां पर क्या था, ओ था, इसलिए इसको जोड़ा तो एल्केन ऑन बन गया। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनेगा, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ओके, इसी तरीके से किसका बन गया, एस्टर का। अब एस्टर में क्या है, एल्क प्लस एन प्लस। एस्टर फंक्शनल ग्रुप में जो ये आर ग्रुप होता है, इसको पहले लिखा जाता है एल्काइल, पहले लिखेंगे एल्काइल, एल्क प्लस एन प्लस ओएट, इन सबसे डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम बन गया एल्काइल एल्किनोएट। अब बना एल्काइन, एल्काइन में एल्क प्लस आयन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इसका जो स्ट्रक्चर है उसके फार्मूलाज है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है उसके फार्मूलाज हैं। कैसे फंक्शनल ग्रुप, जैसे सिंगल बॉन्ड है सारे, इसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड है, और एक एल्काइन रह गया था वो यहाँ लिखा है मैंने, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। हेलो एल्कीन में हेलोजन फैमिली है एक्स, ये एक्स क्या, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। एल्कोहल OH से डिफाइन किया जाता है, एल्डिहाइड CHO, कीटोन जो होता है CO, ओनली CO, और कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें अकेला OH है लेकिन इसमें CO भी है, इसलिए इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात करते हैं एस्टर की। एस्टर के अंदर क्या मिलेगा आपको, इस H की जगह पे R, R मतलब कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन भी, दो कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन की चेन मिलेगी आपको, R का मतलब ये है, ये आपका एल्काइन है। अब जो बच्चा इनको अच्छे से पढ़ लेगा उसको ये नोमेनक्लेचर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये 100% आ जाएगा, और 100% इन योर एग्जाम, ये भी 100% आपके एग्जाम में आता है, और ये भी 100% आपके एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की, इन्हीं के बेसिस पे इनके नोमेनक्लेचर लिखेंगे। देखिए जैसे एल्केन है, अब एल्केन का मैंने एग्जांपल लिया, दो कार्बन है, सब में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है, दो कार्बन को वर्ड रूट देखो क्या है, क्या नाम है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन, दो कार्बन को बोला इथ, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, पहले इथ लिखूंगा। अब उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, एन। आपको नंबर ऑफ कार्बन से उठाना है इसको, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3, तो आप लिख दो 3 कार्बन को क्या लिखते, प्रोप, आप लिखो प्रोप। ओके, उसके बाद कोई ब्रांच है क्या, नहीं, ब्रांच में बताऊंगा आगे कैसे पता चलता है, पहले सिंपल समझो, तीनों कार्बन है। अब आपको इसकी नंबरिंग करनी है, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक आता है वहां से 1 2 3 ऐसे, तो इसलिए आप इसको क्या लिखोगे, प्रोप, आप इसको लिख सकते हैं 1, और बाद में क्या लिखेंगे, इन। देखिए आप लोगों को पता है एल्कीन है, तो आप इसमें 3 कार्बन है तो प्रोप 1 इन। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है बेटा, इसलिए यहां पर 1 लिखा है। अच्छा, आप क्या इसको ये भी लिख सकते थे क्या, प्रोपीन, बिल्कुल लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि 1 जो है उसकी पोजीशन आप लिखोगे या ना लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए प्रोपीन भी ठीक है, और प्रोप 1 इन भी ठीक है, और 1 प्रोपीन भी ठीक है। इसके लिए अगर आप लिखते, क्या लिखते, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, ये भी आपका ठीक होता है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट, जो हेलोजन फैमिली का है, आपने देखा है इसमें कौन सा है, हेलोजन फैमिली का, ये रहा, ये हेलो एल्केन, इनको हेलोजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हेलो,
हेलो ग्रुप किस चीज को डिफाइन करता है? हेलो ग्रुप डिफाइन करता है एक्स, यानी फ्लोरीन है या क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। तो इसके अंदर सबसे पहले हेलो को लिखा जाता है। अगर एफ है तो फ्लोरो, सीएल है तो क्लोरो, बीआर है तो ब्रोमो और आई है तो आइडो। ओके, देखिए अब कैसे, जैसे इसके अंदर आप देखोगे सीएल है तो सीएल है तो आप क्या लिखोगे इसको? क्लोरो। क्या लिखोगे? क्लोरो। अब हेलो के बाद क्या लिखते? एल्क। एल्क मींस कितने कार्बन है? 2। इसमें 2 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे? ईथ। ओके, क्लोरो ईथ। क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में? बिल्कुल, इसलिए इथेन। देखिए इसमें मैंने यही बताया कि सबसे पहले हमने किसको लिखा? हेलो को। हेलो उसमें आप देखोगे ध्यान से तो सीएल है इसलिए लिखा क्लोरो। उसके बाद मैंने लिखा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है? इसके अंदर कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो इन। आप अगर इसमें ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई हो रहा है? आप इसमें देखोगे ये तो आपका रह गया क्या? वर्ड रूट। ओके, ये क्या हो गया आपका? जो इन है आपका वो क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। और जो आपका क्लोरो है वो क्या हो गया है आपका? जो आपका क्लोरो है वो क्या हो गया है आपका? ये आपका ब्रांच बन गया है, यानी आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ओके, ऐसे ही इसके अंदर देखो सबसे मेन है आपको नंबरिंग करनी। ठीक है, नंबरिंग के लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे नजदीक होना चाहिए। ओके, तो आप लोग इसके नंबरिंग करेंगे तो आप यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते, एक लिखोगे तो गलत है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है, साथ में ही कार्बन है तो अलग बात है। अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन नहीं है तो आप कॉर्नर से स्टार्ट करोगे और जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आता है वहां से। ओके, तो आप इसको कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से 1 2 3 4, 4 हुई इसकी मेन चेन में कार्बन। अब आप कहोगे सर इसको क्यों काउंट नहीं किया, इसमें कार्बन है ही नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और ये 2 नंबर पर है, अगर आप इधर से चलते तो ये 3 नंबर पर आता है, इसलिए अब ये 2 नंबर पर है। तो आप इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे? तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप के लिए तो आपको पता है ये तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। इसमें कोई ब्रांच दिखाई दे रही है? नहीं, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए 4 कार्बन है तो इसका नाम लिखा। 4 कार्बन को बूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बूट। अब आप एल्कोहल को देखो, एल्क एन, क्या इसमें सिंगल बॉन्ड है सारे? बिल्कुल, तो आप लिखो बूट एन। और OH के नाम का आप देखो क्या लिखा है मैंने? OL। तो आप यहां पर क्या लिखो? उसके बाद कितने नंबर पर है ये जरूर लिखना है, 2OL। ये बीच में 2 क्या बताया मैंने? कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, OL ग्रुप है, जो फंक्शनल एल्कोहलिक ग्रुप है वो कितने पर जुड़ा है? 2 नंबर पर जुड़ा है। इसलिए मैंने क्या किया बेटे, इसको 2 के बाद फिर लिखा है OL। ये लिखना जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ओके, नहीं लिखोगे तो ये माना जाएगा कि ये 1 पर है लेकिन ये तो 2 पर है। ओके, आप लोगों को जब तक ये याद नहीं होगा और जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आप नहीं बना पाओगे इसके नाम। ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें आइए, अब इसकी नंबरिंग हम कैसे करें? सबसे पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप को पहचाने। ये देखो इसके अंदर आपने ये देखा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये रहा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। तो आप क्या इस फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन है? बिल्कुल है, तो इसको 1 नंबर दीजिए, इसके बाद इसको 2 नंबर, इसके बाद इसको 3 नंबर, इसके बाद अब 4 नंबर की बात आई, यहां दे दो 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं, याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक एक कार्बन, एक ही कार्बन बढ़ना है, किसी भी तरफ जा लो आप। ठीक है, तो आप लोगों को 1 2 3 4 ये बन गया। ऐसे ही नंबरिंग अगर इसकी करोगे तो आप यहां से नहीं कर सकते अब, क्योंकि आप लोगों का ये जो कार्बन है ये कीटोनिक ग्रुप है, इसको आप यहां बीच में से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको आप स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 2 3। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि आप कॉर्नर से शुरू करोगे, कार्बन अगर है तो उस फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन से शुरू करोगे। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसको ऐसे लिखा जाता है बेटे, और ये ग्रुप कार्बन कॉर्नर पर है इसलिए मैंने इसको 1 लिख लिया। अगर ये कार्बन कॉर्नर पर नहीं होता तब इसको भी इसी की तरह लिखता। ये कार्बन जो है ये आपका कॉर्नर वाला कार्बन है बेटा, इसलिए इसको ऐसे लिखा। अब इसकी नंबरिंग देखो कैसे करेंगे, 1 2, ये तो कार्बन है ही नहीं इसलिए इसको 1 नहीं लिख सकते, 1 और 2
ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही आप लोग देखिए, ये एल्काइल ग्रुप है आपका, यहां पर मैंने आप लोगों को समझाया एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल है। इसको तो ये तो मेन चेन होती ही नहीं है, क्योंकि मेन चेन जो होती है वो तो ये वाली है, एल्क प्लस एन। तो ये एल्काइल क्या है, ये एल्काइल जो है ये क्या है, ये जो ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है वो, तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप है। तो मेन चेन तो यहां से बननी स्टार्ट हुई है प्यारे बच्चों। ओके, ये बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे, इनकी बार बार प्रैक्टिस करो तो इन्हीं से आ जाएगा आप लोगों को। थोड़ा सा आप संयम रखो, ध्यान से इनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना तो प्रैक्टिस मांगेगी ही कि आप लोग इसको बार बार थोड़ा सा लिखोगे, सोचोगे, समझ के करोगे तभी आएगा। ऐसा नहीं है कि लिख लिख के याद करोगे तो आएगा, नहीं, इनको याद करने की जरूरत है, इनको भी समझ के याद करना कि मैंने कैसे लिखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है, जैसे कीटोन है, कीटोन में पहले तो आप इसको पहचानो फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद क्या करो, उसके बाद देखो एल्क। एल्क का मतलब मैंने क्या बताया कि जो वर्ड रूट है उसमें कितने कार्बन है। ओके, एन का मतलब क्या है कि कार्बन तो है लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, ठीक है, जिसको आप कहते हो सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद देखा क्या, ओन। ओन क्या लिखा मैंने, प्राइमरी सफिक्स। जो मैंने आपके इनके अंदर ये लिखे हुए हैं ना, ये लिखे हुए ये सारे उस फार्मूले को देखकर उसके हिसाब से लिखे गए हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका वर्ड रूट, ये रहा आपका प्राइमरी सफिक्स, ये रहा आपका सेकेंडरी सफिक्स, ये इस हिसाब से लिखे हुए हैं, ठीक है। सॉरी, ये है आपका सेकेंडरी और ये है क्या आपका प्राइमरी, बाद वाला जो होता है प्राइमरी सफिक्स। ओके, तो अब आपका यहां तक हो गया। ये अलग से नेम है, इसको तो आप लोग कोई नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपको याद रखना होगा इसका नाम बेंजीन है, कोई इसका फार्मूला नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है कि इसका नाम क्या है, बेंजीन है। कोई रूल नहीं है, एक ही नाम है, इसको आप याद रख लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें आपको पता है 2 कार्बन है, लेकिन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप देखो पहचानो इसको, ये यही तो फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन। ओके, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन। अब बात करते हैं इसमें, पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, यही एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल, बट इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, तो अब अपना एल्कोहल सबसे नजदीक आना चाहिए। ओके, तो कॉर्नर से हमें शुरू होना है, तो हमारा नजदीक कहां से आएगा, इधर से तो कॉर्नर नहीं, यहां से करोगे तो दूर है, यहां से करोगे तब भी दूर है, यहां से करोगे तब भी दूर है, यहां से हम कर नहीं सकते, बीच में है। तो आपका यही कार्बन जो है यहीं से शुरू करना पड़ेगा। कॉर्नर वाला कार्बन कहाँ है, मैंने ध्यान से सुनो, कॉर्नर वाला कार्बन जहां से OH यानी फंक्शनल ग्रुप कोई भी नजदीक आए, इसलिए इसमें फंक्शनल ग्रुप था नहीं, आपने यहां से स्टार्ट कर दिया। अगर आप लोगों का कॉर्नर में इसकी जगह कुछ जोड़कर अलग से लिखता, अगर मान लीजिए इसी कंपाउंड में अगर आप लोग इसको लिखते ऐसे, इसको सेम तरीके से लिखते ऐसे, मैं इसका एक कॉर्नर और बनाऊंगा, यहां एक कॉर्नर बना दिया, एक इधर है, और आपने इसको OH ऐसे जोड़ दिया। अब पूछोगे क्या सर आप यहीं से शुरू करोगे, नहीं, अब आपका कॉर्नर यहां है, अब यहां से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब पूछा सर यहां से यहां क्यों नहीं गए, ना ही आपको यहां से एकदम यहां जाना है, आपका कार्बन कनेक्ट होना चाहिए, 3 के बाद 4 आता तो उससे आगे कहां बढ़ोगे, खत्म हो जाता है तो, लेकिन आप 3 के बाद 4 5 6, आपको ऐसे लॉन्ग फॉर्म में चलना है, ठीक है। आपकी मेन चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन होने चाहिए, इसलिए आप लोग इस कार्बन को आप इधर से इधर पे खत्म नहीं किया, सेम इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से किया, बिल्कुल सिंपल है। सेम इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इसमें कार्बन है 1 2 3 4, इसको दे दो या इसको दे दो, एक ही बात है, क्योंकि मेन चेन में 4 कार्बन आ गए, ठीक है। ऐसे ही आप इसको बनाना शुरू करोगे। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपके 2 हेलो ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, इसलिए अब आप कहोगे सर हम फंक्शनल ग्रुप किसको ले, फंक्शनल ग्रुप तो है, दोनों ही हो गए आपके, लेकिन ये देखो अब किस तरफ से
इधर से देखोगे तो ये भी नजदीक आता है, इधर से देखोगे तो नजदीक आता है। लेकिन अब हम इधर से दें या इधर से दें, अब देखना है आपको। अल्फाबेट में क्लोरो पहले आता है, सी पहले आता है या बी पहले आता है? आप बताओगे बी, तो इसलिए आपका ये इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, बिल्कुल सिंपल। ओके, तो आपको इस तरीके से मैंने इधर से क्यों किया, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेट में, अल्फाबेट ऑर्डर में ब्रोमो जो है वो पहले आता है, इसलिए मैंने इसको इस तरफ से स्टार्ट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका मैंने आपको बता ही दिया। अब इनके नाम लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है इनके यूपीएससी नेम। देखिए, जैसे इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब आपकी दो ब्रांच है, दो ब्रांच है, तो कितने नंबर पर है जी, 3 पर है। एक के लिए 3, अब दूसरे के लिए 3, दोनों 3 पर है ना, इसलिए मैंने 3 3 लिखना। ठीक है, और कितनी जुड़ी हुई है, 2। ये 3 3 तो लिखा है मैंने इनकी पोजीशन के लिए। ओके, और अब मैं जो लिखने जा रहा हूं क्या, डाई। जैसे आप लोग अगर दो दोस्त हैं, तो आप दो दोस्त हैं तो आपको दो ही, तभी तो बोला ना जब आप दो हो। ठीक है, 2 बोलोगे इंग्लिश में, केमिस्ट्री में उसको क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाई बोलते हैं। तो यहां पर क्या आया प्यारे बच्चों, डाई। ओके, कितने कार्बन है, 4, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा, डाई। 4 कार्बन की वजह से, ओ सॉरी, डाई के बाद इन ब्रांच को लिखा जाए, क्योंकि आप ब्रांच का वर्णन करने जा रहे हो, सबसे आगे आपको ब्रांच के बारे में लिखना है। ओके, तो इसलिए आप डाई के बाद क्या लिखोगे, ब्रांच का नाम क्या है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, और ब्रांच है तो इसलिए उसके पीछे क्या जोड़ दिया, वायल। आप लोगों को ब्रांच जो है उसका नाम जो है अगर कार्बन की फॉर्म में है तो वायल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, वायल आपको ऐड कर देना है उसमें। तो डाई मिथाइल, अब कितने कार्बन है, 4, तो आगे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल बूट, और सिंगल बॉन्ड है सभी में, एन, बुटेन, और सीएचओ के लिए क्या लिखा, ओल। सभी 4 कार्बन है इसलिए मैंने बूट लिखा, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखा, और आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो एल लिखा, एल। ठीक है, और एक ही नंबर पर था तो मैंने नंबर लिखा नहीं इसलिए। ओके, अब सेम इसके अंदर चेक कीजिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, कोई ब्रांच है नहीं है, तो ये 3 कार्बन को क्या लिखेंगे हम, प्रॉप। क्या लिखेंगे, प्रॉप। और प्रॉप के बाद अब सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन में, बिल्कुल। क्या ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है, नहीं है, इसलिए आप इसमें क्या लिखेंगे, एन, और आपका 2 नंबर पर क्या लिखेंगे, ओ एन ई, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कीटोन का ओ एन ई क्या है, कीटोन का ओ एन ई आपका प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स। तो प्रोप एन टू ऑन, ये बन गया। और इसका एक फैमिली नेम है एसीटोन। क्या नाम है इसका ना, एसीटोन, जो कि बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा गया, 100% इंपॉर्टेंट है ये नेम, एसीटोन। याद रखना इसको। जैसे आपका किसी का घर पे चिंटू, किसी को चिंटू कह देते हैं, किसी को मोनू कह देते हैं, किसी को सोनू कह देते हैं, ठीक है, किसी को कुछ कह देते हैं, ये जो आपके घर के फैमिली नेम्स होते हैं, उसी तरीके से इसका फैमिली नेम क्या है, एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन। ऐसे ही अब आप 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं आप लोग, ईथ। फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ईथ के बाद आपने क्या लिखा, एन लिखा, है ना। तो देखो आप लोगों ने नंबर, वर्ड रूट के बाद, नंबर ऑफ मेन चेन के बाद आपको क्या लिखना होता है, आपको लिखना है एन है कि ईन है कि आइन है, इसलिए आपने क्या लिखा, इथीन, तो सॉरी 2 सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और आप लोग देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, ओइक एसिड, इसका नाम क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड। और इसी को प्यार से तुम क्या कहते हो, एसिटिक एसिड। वेरी गुड, इसी का नाम क्या है, एसिटिक एसिड, जिसको बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब आप इसके अंदर पहचानिए, ध्यान से देखिए, CO, CO, O, O, इधर R, R मैंने बताया कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन, एल्काइल, इसलिए पहले इस एल्काइल का नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, ईथ।
और बताया अगर एल्काइल ग्रुप है तो उसके पीछे वाइल लगा देते हैं, एल्केन के पीछे एन लगा, इन के पीछे इन लगा, आइन के पीछे आइन लगा, और अगर एल्काइल ग्रुप है तो वाइल लग जाएगा। ठीक है, वाइल लगा। ठीक, अब मेन चेन में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को क्या लिखेंगे हम? प्रोप। प्रोप सिंगल है, सभी के मेन चेन वाले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे? एन। और मैंने आपको बताया इसका जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या है? O8। ठीक है, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम बन गया इसका? इथाइल प्रोपेनोएट। बिल्कुल सिंपल है, ये बेंजीन हो गया है। अच्छा, इसका नाम सोचो आप क्या होगा? ये यहां से लिया गया एल्क। एल्क में नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन? तो 2 कार्बन को क्या लिखोगे? इथ। और लास्ट में क्या जोड़ दोगे आप लोग? यहां पर देख लीजिए, आपका प्राइमरी सफिक्स क्या है? आइन, तो इसका नाम बना इथाइन। जैसे इसका फैमिली नेम होता है, इसका भी होता है, सभी का नहीं होता। सभी का आपको याद नहीं रखना होता, तो सभी का है, ठीक है, लेकिन आपको याद नहीं करना है। ठीक है, आपको इसका याद रखना है, इसका याद रखना है, और एक आपको इसका याद रखना है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा बेटा? घर वाला नेम क्या बनेगा? एसिटाइलिन। क्या नाम बनेगा? एसिटाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये भी 100% पेपर में पूछा जाता है, ये भी 100% पेपर में पूछा जाता है। पिछले 2-3 साल से पूछ रहे हैं इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये एसिटाइलिन है, और ये बेंजीन है, और ये एसीटोन है। ओके, अब बात करते हैं इसकी। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा? अब आप देखिए 1 2 3 4 5, ये तो मेन चेन हो गई। अब ब्रांच पे आप ऐसे मार्क कर लो, ये ब्रांच पे मार्क कर लिया, ये हो गया आपका ब्रांच। ठीक है, अब आप देखो ब्रांच कहां कहां सेम है, सारी ब्रांच बिल्कुल सेम है जी। तो ब्रांच का नाम क्या लिखेंगे? 2 पर है, 4 पर है। अच्छा, 2 2 4 4। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे हम। ठीक है, आगे क्या लिखा? टेट्रा। 4 को बोला जाता है टेट्रा। ठीक है, आप लोग याद रखें, 1 को बोला जाता है मोनो। आप लोग याद रखिए, क्या बताया? 1 को बोला गया मोनो, 2 को बोला जाता है डाई, 3 को बोला जाता है ट्राई, 4 को बोला जाता है टेट्रा। क्या बोला जाता है? टेट्रा। 5 को पेंटा। तो इसलिए 4 क्या लिखा? टेट्रा। चारों का नाम क्या है? मिथाइल। ये तो पोजीशन बता रहा है, ये बता रहा है ये कितने हैं, और उसके आगे क्या लिखेंगे? मिथाइल। अभी तो हमने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा है, ब्रांच है, इसी का नाम लिखा है। ओके, अब हम क्या लिखने वाले? क्या ये साइक्लिक रिंग है? नहीं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? मिथाइल के बाद मेन चेन में कितने कार्बन? पेंट। पेंट पेंट क्या कि कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं, तो इसलिए लिखा एन। और अब क्या लिख दो? इसका आप सफिक्स, जो आप प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं, एल्कोहल का प्राइमरी सफिक्स ओएल है, इसलिए क्या लिखा? 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेनॉल। इसका नाम हो गया है, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, ये आसान है, आप करोगे तभी तो आसान लगेगा ना। ऐसे तो बाइक चलाना भी आसान नहीं है, लेकिन आप तो चलाते हो खुश होके। ठीक है, तो अब आगे देखिए, 1 2 3 4 इसका नाम किया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब तो इतना समझ आ ही गया होगा। और ये ब्रांच बन गई है इसकी। पहले हम ब्रांच को लिखेंगे, तो 3 नंबर पे ब्रांच है, तो इसलिए 3 मिथाइल। क्या बना? 3 मिथाइल। आगे कार्बन कितने हैं मेन चेन में? 4, तो ये बना बूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, बूट एन। और आप इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या बनेगा? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये बन गया। ओके, एक बार आप इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसका नाम बताता हूं जो नेक्स्ट है। ठीक है, तो अब आप इसका एक बार नाम लिख लो, थोड़ी सी इधर जगह बना लो, जगह बना लेते हैं इसकी। अब देखो, अब इसमें एल्काइल ग्रुप यहां है, सॉरी ये एल्काइल नहीं है भाई, यहीं पे तो बना है, ये एल्काइल ग्रुप है। 2 3 4, तो आप क्या लिखेंगे? कितने नंबर पर है? 3 3
5,5 टेट्रा मिथाइल, अभी तो ब्रांच का नाम लिखा है 3,3,5,5 टेट्रा मिथाइल। मेन चेन में कार्बन कितने 6, इसलिए लिखा हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए लिखा हेक्सेन। ओके, और एल्कोहलिक ग्रुप है 2 नंबर पर, इसलिए लिखा 2 ओल। ये इसका क्या बन गया, IUPAC नेम बन गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या 100% आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इसलिए आप इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इनको समझिए, समझकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको पक्का IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, इन्हीं कंपाउंड से जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे हम आगे। देखिए बेटा, अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं उसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कि भाई क्या क्या कौन कौन सा केमिकल जो है किसके साथ क्या रिएक्शन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल सिंपल है। ध्यान से देखो, जो मैंने आपको ये लिखे हुए हैं अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, उसको अच्छे तरीके से समझना, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। 2 केमिकल्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। कौन कौन से, एक अल्कोहल और एक एसिटिक एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करें कंबशन की। जब किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, जलाते हैं, उसको कहते हैं कंबशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कंबशन। ठीक है, when any organic compound burn in presence of oxygen then there is formation of carbon dioxide and water and some amount of heat that is known by combustion reaction. ओके, जैसे कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, जैसे कि आपने क्या लिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, जो कि ये क्या है आपका इथेन है, इसके नीचे इसका नाम लिख दो, इथेन है, इसको भी आप जलाओ। ठीक है, जैसे आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा और ले लो, जैसे मैंने इथेनॉल ले लिया, आप इसको भी जला सकते हो। इन दोनों को जलाने से क्या मिलेगा, इनकी कंबशन से आपको क्या मिलेगा, देखो इस रिएक्शन को समझो अच्छे से। मैंने बताया इनको जलाने से ऑक्सीजन के साथ आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले जितने नंबर ऑफ कार्बन उस तरफ है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन यहां लिख दीजिएगा। 2 कार्बन है तो यहां 2 लिख, ओके। ऐसे ही उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, कार्बन के बाद हाइड्रोजन को। अब जितने हाइड्रोजन उधर है 3 और 2 5, तो इस तरफ भी आपको 5 हाइड्रोजन बनाने हैं। ठीक है, आप ये इथेन के फार्मूले में यहाँ CH2 लिखा गया है, यहाँ CH3 करो, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन है तो आप इसको 6 हाइड्रोजन बनाओगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6, इसलिए यहां पर 6 हाइड्रोजन हो गए। इनकी आपस में क्या करना होता है बेटा, मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 जा 6। ओके, अब आप देखो ऑक्सीजन को, अब ऑक्सीजन को आप इस तरफ बैलेंस करो, कितनी ऑक्सीजन है, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया है 7। ठीक है, लेकिन आप इस तरफ 7 ऑक्सीजन बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, इसको 7/2 करना होगा, आपस में मल्टीप्लाई करना, कितना आएगा 7 आएगा। इसलिए अब आप इसको, ये तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, डिवाइड में कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको, तो आप इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन गया 2CH3CH3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बना 7O2, और ये क्या बन गया 2 2 जा 4 CO2 प्लस ये बना आपका 6H2O। ठीक है, प्लस हीट। ठीक है, जो ये इक्वेशन थी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि आपका 7/2 जो है वो आपका फ्रैक्शन में ना होकर कंप्लीट नंबर में आ जाए। ओके, ऐसे ही फिर आपने नेक्स्ट इथेनॉल, ये क्या नाम है इसका, अभी समझाया था आप लोगों को, इसका नाम है इथेनॉल। इसका आपको कंबशन करना है।
बताया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कंबशन करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट मिलेगा। ओके, तो आपको यही मिला। तो आपने देखा, अब वही वाली बात, कितने कार्बन है उधर, 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करो क्योंकि 2 कार्बन बनाने हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 6 हाइड्रोजन है तो इधर आप 6 बनाओगे तो ये आपको 3H2 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, एक ऑक्सीजन तो इधर है ही, ठीक है, उसको तो छोड़ दो भाई। अब इधर कितनी है, 2 गुणा 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 7 है, एक इधर हो गया। तो अब आप इसको 3 से करोगे तो 6 बन गया। देखो 3 2 जा 6 + 1 7 ऑक्सीजन, देयर इज आल्सो 7, देयर इज 2 कार्बन, देयर इज आल्सो 2 कार्बन and there is 6 hydrogen, 3 + 2 + 1 6 and there is 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। ये थी आपकी कंबशन रिएक्शन। आप इसको थ्योरी में कैसे लिख सकते हैं, when organic compound burn in presence of oxygen then there is formation of carbon dioxide, water and heat. This is known by combustion reaction. That is very simple. ऐसे ही अब बात क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ओके, ये क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। व्हेन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम, a group or group of atom replaced by another atom or group of atom, इसको रिप्लेस किया जाएगा, एक किसी एटम को या किसी ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस किया जाएगा किसी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपके पास में है CH4 और साथ में लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जो आपकी सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में आपको ये काम करना है। उसका फार्मूला होता है Hν, ये सनलाइट का ही सिंबल होता है फार्मूले का, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट होगा, देखिए ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक हाइड्रोजन है उसकी जगह Cl आ जाएगा और एक Cl की जगह हाइड्रोजन। इस Cl को आप ऐसे समझे, ऐसे है, तो एक आप क्या करें, 3 हाइड्रोजन बचेंगे और उसकी जगह एक Cl आ गया, प्लस अब इस Cl की जगह एक हाइड्रोजन आ गया, HCl। बिल्कुल सिंपल। देखो इसका एक हाइड्रोजन कम हो गया तो CH3 बना और एक Cl आ गया, ये बन गया। एक हाइड्रोजन यहां से हटकर यहां पर आ गया, ये Cl तो आ गया यहां पर और H आ गया इसके साथ में। इस तरीके से आप CH3Cl प्लस HCl बन गया है आपका। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आगे आप देखोगे CH3Cl है, दोबारा से फिर से Cl2 के साथ करवा दिया और सनलाइट में, अब की बार देखो करके देखो क्या बनेगा, वही वाली बात, एक Cl एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहां पर बन जाएगा CH2 Cl2 प्लस और एक H इधर आ जाएगा तो ये बन गया HCl है। अगर एक एटम दूसरे एटम को यहां पर रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, रिप्लेस करने की वजह से उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है, ठीक है, या आप कह दो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ऐसे ही एडिशन रिएक्शन, ठीक है, आप कहोगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऐड, क्या होगा उसमें, ऐड होगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आपका नया प्रोडक्ट बनेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ओके, कैसे, जैसे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसके अंदर आपको करना है H2 को ऐड, यहां पर मैंने क्या लिया है, निकिल कैटालिस्ट। ये क्या होता है भाई, कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक ऐसा
एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी रिएक्शन करवाने में मदद करता है, वो रिएक्शन आसानी से हो जाती है उसकी मदद से, ठीक है, उसे कहते हैं कैटलिस्ट। तो एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH3, और एक इसका जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर CH2 CH2 था, एक हाइड्रोजन इसका यहां पर हो गया और दूसरा ऐड हो गया यहां पर, इसलिए ये बन गया CH3 CH3। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही आप इसका दूसरा एग्जांपल अगर आप करना चाहो तो इसी का दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। जैसे आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया और इसके साथ आपने क्या लिया Cl2 और आपने इसको ऐड करना चाहा, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा, यहां सनलाइट लेने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या बनेगा CH2 और CH2, एक Cl इधर आ गया एक Cl इधर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। इसलिए इसमें ऐड हुआ है कुछ ना कुछ, इसलिए इसका नाम क्या बन गया है, एडिशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो अब बात आती है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल की। मैं कंफर्म आपको कहता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कर दोबारा से उस चीज को समझिएगा, देखिएगा, जरूर आएगी आपको समझ। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इधर से आप देखोगे तो ये भी 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। अब बात आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। सबसे पहले तो एल्कोहल को दिखाया जाता है ROH से, आपने देखा होगा पहले, जिसको नाम था एल्केनॉल। अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एल्केनॉल को ही क्या कहा जाता है, एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ते हैं अभी हम किसकी, एल्कोहल की। एल्कोहल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप एल्कोहल लेते हैं, ये एल्कोहल लिया, ठीक है, और आपने एक कैटालिस्ट लिया, कौन सा, एल्केलाइन, एल्केलाइन KMnO4, उसके साथ हीट, या आपने लिया एसिडिफाइड पोटेशियम, एसिडिफाइड K2Cr2O7। इसका पूरा नाम क्या है, एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पूरा नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसका क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कैटालिस्ट है बेटा, जो रिएक्शन को फास्ट करवाने में हमारी हेल्प करता है, उसे कैटालिस्ट कहा जाता है। जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी आसानी से, इसलिए आप एल्कलाइन KMnO4 लीजिए या फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 लीजिए, तभी आपकी ये रिएक्शन होगी। होगा क्या इस रिएक्शन में, ये होते हैं बेटा ऑक्सीडेशन में, तो आपको पता ऑक्सीजन ऐड होती है, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, जो आपका OH जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। वहां से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बनता है। तो बहुत सारी जगह इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है ये, ठीक है, आप इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें तो एक ही बात है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो यानी आपने देखा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या बन गया है, यानी एल्कोहल कौन सा, ये एल्कोहल है इथेनॉल, इथेनॉल से आपका क्या बन गया है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसमें कन्वर्ट हो गया है ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप पूछोगे सर क्या यही देगा ये रिएक्शन, और कोई नहीं देगा बेटा, रिएक्शन आप एल्कोहल की पढ़ रहे हो, तो अब ये दूसरा एल्कोहल ले लिया, सेम कैटालिस्ट आपको इसके अंदर डालना है, तो सेम कैटालिस्ट डालोगे, वही वाली बात, फिर अल्फा हाइड्रोजन है ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको अल्फा बोलते हैं। आपको अभी तो आप फर्स्ट कार्बन कह रहे थे, बिल्कुल, फर्स्ट कार्बन को अल्फा कहते हैं, सेकंड को बीटा, थर्ड को गामा।
तो आप इस तरीके से रिएक्शन कराओगे तो आपको बताया यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 COOH बन गया आपका। आपने यहाँ पे प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल से क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इसका नाम लिख देना इसके नीचे। तो आप इस रिएक्शन की थ्योरी में क्या लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। थ्योरी में आप लिखोगे व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस वी विल टेक alkaline KMnO4 heat or acidified K2Cr2O7, then there is formation of acetic acid or we can say carboxylic acid. Okay, when ethanol is oxidized into ethanoic acid, then we will use alkaline KMnO4. थ्योरी बिल्कुल सिंपल है, यहां से शुरू करना है। When ethanol react with alkaline KMnO4 heat or acidified K2Cr2O7 heat, then there is formation of ethanoic acid. This type of reaction are called oxidation reaction of alcohol. It's very simple. ऐसे ही रिएक्शन विद सोडियम, आपको पता है सोडियम मेटल बहुत हाई रिएक्टिव होती है, आपने पढ़ा है इसको। तो देखिए आपका रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इसमें क्या है, ये आपने अल्कोहल लिया, ठीक है, तो यहां पर आपने सोडियम मेटल लिया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है हमेशा एसिड्स के साथ और अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके। तो यहां पर अगर Na है तो एक H को, इस वाले H को रिमूव करेगी। अगर मैं दो अल्कोहल ले लूंगा तो एक तो H एक अल्कोहल का एक दूसरे अल्कोहल का हो गया, तो यहां पर भी आपको ये दो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक H को रिमूव करने के लिए एक Na आएगा और दो H को रिमूव करने के लिए दो आएगा। कैसे पता चल रहा है कि इसको रिमूव करेगी, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा, इसमें और H प्लस में, ठीक है। तो एक Na तो इस एक H प्लस को रिमूव कर पाएगा, अगर ये दो लिए हुए हैं तो ये दो बनेंगे और H प्लस भी दो बनेंगे, तो H प्लस में ब्रेक होगा, लेकिन इधर आकर ये कैसा बन जाएगा, देखिए CH3 CH2O माइनस के साथ क्या जुड़ जाएगा, Na, और Na पे प्लस होता है और ये H प्लस का क्या बन जाता है, H2 बन जाता है, ठीक है, जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में सीखा होगा। 2H प्लस है तो उसका क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे नेक्स्ट सोडियम मेटल के साथ में आप रिएक्ट कराओगे तो इसकी थ्योरी में क्या लिखोगे, बिल्कुल सिंपल। देखिए इसकी थ्योरी लिखने के लिए जगह है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, when alcohol react with sodium metal, then we obtain salt and hydrogen gas। देखिए बेटा ये क्या बन गया है, यहाँ पे इसको सॉल्ट कहते हैं, क्या बन गया है ये, सॉल्ट। ओके, तो अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन की। ओके, आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में याद रखिएगा क्या लेते हैं, इथेनॉल के साथ आपने क्या लिया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये है आपका क्या, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपका 443 केल्विन पे लेना होता है। अच्छा जी, ऐसा करने से क्या होगा, ये है आपका अल्फा पोजीशन, ये है आपकी बीटा पोजीशन। तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा पोजीशन से क्या जाता है OH और बीटा पोजीशन से क्या जाता है आपका H, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, H2O। ओके, और फिर इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए कैसे, ऐसे आपका ये बन जाएगा। कैसे बताया, अल्फा पोजीशन का OH हटाओ कैसा बनेगा, मैं यहां बता रहा हूं, अल्फा पोजीशन का OH हटाओगे तो CH2 बन जाएगा, और बीटा पोजीशन का H हटाओगे तो ये भी CH2 बन जाएगा। अब इसकी बैलेंसिंग तो पूरी करनी पड़ेगी ना अपने को, तो बैलेंसिंग पूरी करने के लिए आप यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिएगा।
बैलेंसिंग को पूरी करने के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, एल्कीन। ओके, और इसका नाम आप जानते हो क्या है, इथीन। ये तो फार्मूला है, और ये क्या बन गया आपका, इथीन बन गया है। इसलिए अगर हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करेंगे इथेनॉल की तो अपने को इथीन बनेगा। थ्योरी में क्या लिखेंगे, इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड at 443 Kelvin, then we obtain ethene and water. There is liberation of water, so this reaction is called dehydration reaction. और डिहाइड्रेशन तो आप जानते ही हो, सभी बच्चों को पता होगा ना कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, वो ऐसे ही होता है। और ज्यादा अल्कोहल दारू पीने वाले लोगों को सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कभी नहीं पीनी चाहिए। डिहाइड्रेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है जो अल्कोहल लेते हैं उनको, ठीक है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, और उसके बाद पढ़ेंगे हम सोप एंड डिटर्जेंट। ओके, इसको नोट करो। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक बचता है वो डिस्कस करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। हाँ, ये वही एल्कोहल है जो आपने सुना है, ठीक है। ज्यादा खुश मत हो इसको सुन के, ये बहुत बुरी चीज है, ठीक है ना। इससे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करना बेटे अपने लाइफ में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स यू ऑल नो कि भाई देखने में कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, या फिर वो किस टाइप की है, एसिड है कि बेस है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेस्ट को पीकर नहीं पता करना, ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस चीज को बता रखा है कि इसका टेस्ट कैसा है, उसी बेसिस पर हम आज डिस्कस करते हैं अल्कोहल के टॉपिक को। ओके, तो देखिए अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की। ये इथेनॉल का फार्मूला होता है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा। कलरलेस होता है इथेनॉल। कैसा होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। कभी कोई कहे ऐसा होता है वैसा होता है, अगर आप प्योर इथेनॉल को निकालोगे देखोगे तो वो कलरलेस होता है, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट स्मेल, डिस्टिंक्ट स्मेल का मतलब ये है कि इसकी स्मेल जो है वो कंटिन्यू आप महसूस कर सकते हो और आप पहचान सकते हो कहीं भी कि स्मेल अल्कोहलिक है कि नहीं। डिस्टिंक्ट स्मेल है इसकी, ठीक है। या वी कैन, हम इसको ये नहीं कह सकते इसकी पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल वो होती है जो तीखी स्मेल होती है, बहुत ज्यादा बेकार होती है, जिसको हम ज्यादा देर स्मेल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, जलन होती है। अगर आप अल्कोहल लोगे तो आपको जलन होगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है, पानी में डालोगे तो उसमें जल्दी से सोल्यूबल हो जाएगी। किसी भी प्रोपोर्शंस में आप डाल के देख लेना, सोल्यूबल होगी, चाहे आप कितना भी मिलाओ पानी में इसको, इसलिए इसके लिखा है इन ऑल प्रोपोर्शंस। न्यूट्रल टू लिटमस, लिटमस में कोई चेंज नहीं देती है, चाहे आप ब्लू लिटमस लेना चाहे आप रेड लिटमस लो। ब्लू लिटमस आप बेस के लिए लेते हैं और रेड लिटमस आप एसिड्स के लिए लेते हैं, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अभी एसिटिक एसिड की। जैसे कि आप जानते हो फार्मूला होता है CH3COOH, ओके। कलरलेस, अल्कोहल की तरह ये भी कलरलेस होता है। पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब है, मतलब जैसे कोई चीज सड़ जाती है, जैसे कूड़े में से आती है, कोई चीज सड़ जाए, कोई सब्जी खराब हो जाए, तो वो भी आपकी पंजेंट स्मेल होती है, ओके। तो उसको कहा जाता है पंजेंट स्मेल। लिक्विड सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, किसी भी प्रोपोर्शंस में आप अगर इसको रिएक्ट कराओगे तो सोल्यूबल हो जाएगा, मिलाओगे तो सोल्यूबल हो जाएगा। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड की प्रॉपर्टी होती है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, टर्न हो जाता है रेड में, तो इसलिए आप कहोगे कि ये क्या है, एसिड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। अभी हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एसिटिक एसिड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, ओके, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट।
यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड के साथ सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिख लिया है। तो आप इसको कैसे रिएक्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। इसको रिएक्ट करने के लिए Na2CO3 को पहले आप इसको ब्रेक करो आयंस में, तो ये अपना आयंस में इस तरीके से ब्रेक होगा। और आप इसको भी अपने आयंस में ब्रेक करो, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अपने आयंस में ऐसे ब्रेक होगा बेटा। ओके, और CO3 को फर्दर ब्रेक करना है, ठीक है, तभी इसकी रिएक्शन हो पाएगी CO2 प्लस O-2, ऐसा। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, तो मैं एक और लिख सकता हूं यहाँ पे CH3COO- प्लस में H+, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, Na इस H को, दूसरा Na क्या करेगा, इस H को हटा देगा, रिमूव कर देगा। तो दोनों H को रिमूव कर दिया है सोडियम ने, और सोडियम किसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन की। यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद सोडियम जो है उसकी जगह पर आ जाता है, जैसे कि आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3COONA, ये बन गया है, ये आयनिक बॉन्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसकी क्या है, स्टीचोमेट्री है, तो आप दो मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना है, 2CH3COO-Na। ओके, अब बात करते हैं कि 2H+ क्या ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल जुड़ जाएंगे। दूसरा आप क्या कहोगे, CO2 तो इसके अंदर बना हुआ है, तो आप CO2 लिख लोगे, और दूसरा आप यहां पर क्या लिखोगे, H2O। जब 2H+ आयन को ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे, तो आप इसके अंदर क्या देखोगे, H2O बनेगा। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है, जब किसी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, और वाटर आपका रिलीज होता है। ओके, सेम अगर आप एसिटिक एसिड के साथ नेक्स्ट जो रिएक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देखते हैं, इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और वी कैन से आल्सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या, इसको भी ऐसे ही ब्रेक करो, CH3COO- H+, Na H+, और सेम तरीके से CO3-2, और ये अगर ब्रेक होगा तो ये देगा CO2 प्लस O-2। यहां पर हमने 2 लेने की जरूरत पड़ी थी ताकि ऑक्सीजन के साथ इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट होकर H2O बनाए। ओके, और यहां पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है 2 लेने का। ओके, तो इसलिए Na किसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बना आपका सोल्ट CH3COO-Na। अच्छा, नेक्स्ट अब CO2 क्या बना, दूसरा CO2, और थर्ड क्या बन जाएगा, दोनों H+ को मिलाओगे तो H2O बन जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की, बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखेंगे, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, when acetic acid react with metal carbonate, it give salt, carbon dioxide and water। बिल्कुल सिंपल, आपको इसी तरीके से लिखना है जैसा कि आप रिएक्शंस के अंदर देख रहे हैं। सेम यहां पर when acetic acid react with metal hydrogen carbonate, then we obtain salt, carbon dioxide and water। बिल्कुल सिंपल है, जैसा आपने रिएक्शन की वैसा आपने इसको लिख दिया है थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट वेरी, देखिए बेटा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर एस्टर की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटे, एस्टर की फॉर्मेशन। क्या है रिएक्शन, जो अपना एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। ये क्या है, एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and heat। okay, there is formation of ester, there is formation of ester plus
वाटर। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे बनता है देखिए ध्यान से, जो इथाइल अल्कोहल है उससे तो अपने को H मिलता है और एसिटिक एसिड से हमें OH माइनस मिलता है। ये H2O रिमूव हो जाता है, H प्लस OH माइनस क्या बन गया आपका H2O। और यहां पर आपका जो एस्टर बनता है, जो बाकी आपका ग्रुप बच गया है उसको आप ऐड कर दो, OCH2 CH3। इस तरीके से आपका क्या बन गया एस्टर। एस्टर का नाम क्या है इथाइल एसीटेट। इस एस्टर का नाम क्या है बेटे इथाइल एसीटेट, जिसकी क्या होती है स्वीट स्मेल होती है इस कंपाउंड की, और ये एस्टर बनता है। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिटिक एसिड, व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, there is formation of ester and water. This type of reaction are known as esterification reaction. Important reaction है, 100% आपके पेपर में पूछी जाती है। या तो बोल दिया जाएगा क्या कि भाई एक कंपाउंड है आपका, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक कंपाउंड आपका A B के साथ रिएक्ट करने पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड को ऐसे भी शो किया जाता है, then it give compound C which is sweet in smell. Sweet smell compound, it given by sweet smell compound. Okay, the name of reaction पूछेगा कि what is the name of reaction and also tells the compound A, B and C. तो आप बताएंगे कंपाउंड A कौन सा हुआ एसिटिक एसिड, B कौन सा हुआ इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल, और एसिड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और स्वीट स्मेल कंपाउंड इज द एस्टर। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन इसी से आगे है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और वी कैन से स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, तो अब देखिए जो जैसे कि ये एस्टर बना है CH3COO, इसको आप C2H5 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है 2, तो मैंने लिखा C2 और हाइड्रोजन है 3 + 2 5, C2H5 भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके, रिएक्ट विद NaOH, इसको आप NaOH के साथ में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, जो अपना Na है, यहां पर 2 तरह के आयन है, एक Na+ है, एक OH- है। तो एस्टर से आपको जो ये आयन है इसके साथ में आपका लग जाता है क्या, एस्टर से जो आपको आयन मिलता है उसके साथ मिलेगा Na। ओके, और जो आपका एस्टर से आयन मिलता है उससे मिलेगा CH3COO Na इसके साथ जुड़ेगा, OH इसके साथ में जुड़ जाता है। इस तरीके से क्या बनता है स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। किस तरीके से CH3COO क्या जुड़ेगा इसके साथ में Na जुड़ गया, इस पे पॉजिटिव और इस पर क्या सा नेगेटिव, और प्लस में क्या लिखें प्लस C2H5OH, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा C2H5OH जुड़ गया। ओके, ये जो बन गया है आपका ये सोल्ट बन गया है, और ऐसा ही सोल्ट आपका सोप फॉर्मेशन में यूज किया जा सकता है। यही सोल्ट आपका इसी टाइप का सोप में यूज किया जाता है। साबुन बनाने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। इसको इस तरीके से भी पढ़ा जाता है, जो कि एस्टर है आप इसको कहते हैं फैट एंड ऑयल। क्या लिखते हैं फैट एंड ऑयल ऑन हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस के लिए यूज किया जा सकता है। फैट एंड ऑयल का आपने क्या किया हाइड्रोलिसिस किया, और क्या बन जाता है आपका सोल्ट बनता है। ठीक है, सोल्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं सोप बनता है, साबुन बनती है प्लस एल्कोहल। ओके, ये वेस्ट होती है, इसको गिरा दिया जाता है, और इस तरीके से आपका यहां पर क्या बनता है, यहां पर आपका स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो NaOH, यहां पर NaOH लिखो आप, ठीक है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और वी कैन से स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। थ्योरी में क्या लिखेंगे
when fat and oil, or we can say when ester react with NaOH, there is formation of salt and ethyl alcohol. In this process there is formation of salt, that is known by SOP, or the process is known by sponification process or sponification reaction. इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। ओके, हाइड्रोलिसिस करना होता है इसका, आप याद रखिए इसके साथ में Na जुड़ता है, यहां पर माइनस आएगा ना, माइनस वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा Na प्लस, और जो बच गया आपका C2H5 इसके साथ जुड़ेगा OH माइनस। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, सोप फॉर्मेशन होती है, इसलिए स्पोनिफिकेशन कहा गया। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अब सॉफ्ट वाटर ऐसा नहीं होता कि भाई इसको टच करने में सॉफ्ट है, ठीक है भाई ये तो बहुत सॉफ्ट है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म फॉर्मेशन। जब साबुन लगाते हैं तो एक पानी ऐसा होता है जिसमें झाग बनते हैं, एक ऐसा होता है जिसमें झाग नहीं बनते, तो उसी को कहा गया है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, ठीक है। यहाँ पर पानी जो सॉफ्ट वाटर है उसके अंदर क्या होता है, फोम बनते हैं, इजिली फोम बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं, आप कह सकते हो लेथर बन जाते हैं, और जो हार्ड वाटर है उसमें बनते नहीं है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं बनते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पढ़िए, सॉफ्ट वाटर, वाटर दैट प्रोड्यूस लेथर और वी कैन से फोम विद सोप। साबुन के साथ जो फोम बनाता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम सॉफ्ट वाटर। एग्जाम्पल पूछा जाता है पेपर में इसके 100% एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, भाई ये किस टाइप का वाटर है, ठीक है। रेन वाटर, डिस्टिल वाटर, ओके, डीमिनरलाइज वाटर। डीमिनरलाइज लेना है क्योंकि मिनरलाइज वाटर में अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, जिस वजह से वहां पर मे बी फोम जो है वो ना बने, ओके, लेकिन इसमें तो फोम बनता है। अब बात करते हैं हार्ड वाटर की। हार्ड वाटर क्या होता है? वाटर दैट नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप। साबुन के साथ जो पानी फोम नहीं बनाता, लेथर नहीं बनाता, उसको कहते हैं हार्ड वाटर। एग्जांपल क्या रहा? सी वाटर, ठीक है, स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, ट्यूबवेल वाटर, लेक वाटर, हैंडपंप वाटर। अब आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि सर हमारे तो ट्यूबवेल के पानी में हम कपड़े आसानी से धुलते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि हमारा तो जो हैंडपंप का वाटर है वो बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है, झरनों का पानी होता है, नदियों का पानी आता है, हम उससे भी धुलते हैं। नहीं बेटा, हम उस वाटर की बात कर रहे हैं जो लेथर नहीं बनाता, फोम नहीं बनाता, ओके। हम उस एक्सेप्शनल, उस आप हैंडपंप की या आप उस लेक की बात नहीं कर रहे जिस पानी में आसानी से फोम बनता है। बारिश का पानी कलेक्ट हो गया, ओके, और उसमें आपने साबुन धुला। जैसे अपने जो आसपास जो एरियाज हैं उनके अंदर जो नदियों का पानी है उसमें हम क्या करते हैं, साबुन से कपड़े धुल लेते हैं और आसानी से धुलते हैं, तो वो पानी बरसात का पानी होता है, रेन वाटर होता है, ओके। तो रेन वाटर किस में आता है बेटा? सॉफ्ट वाटर के अंदर आता है, ओके, क्लियर है। तो उस पानी की बात कर रहे हैं जिसमें हार्ड वाटर जो है लेथर नहीं बनाता है, ओके। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि हमें कैसा पता चले कि भाई इसमें लेथर बनेगा कि नहीं? या तो आप एक्सपेरिमेंटली साबुन को यूज करके देखो, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो केमिकली इसको चेक किया जा सकता है, काजनेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। किस तरीके से? जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर मेटल का मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन मिलेगा, ओके, और नॉन मेटल के आयन्स आपको क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट और सल्फेट्स आयन मिलते हैं। क्लोराइड्स मिलेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया, या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम जो है बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम सल्फेट। आयन आपको पक्का कैल्शियम के और मैग्नीशियम के इन्हीं एनायन के साथ, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, इनके जैसे ही आयन्स आपको मिलेंगे, तभी वो हार्ड वाटर बनता है। और मिनरल वाटर जो होता है उसके अंदर इस टाइप के आयन होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डीमिनरलाइज वाटर लिखा है, किसमें? सॉफ्ट वाटर में, और मिनरल वाटर आप इसके अंदर लिख सकते हैं हार्ड वाटर में, ओके। अब आगे बात करते हैं स्कम। जो हार्ड वाटर होता है उसमें जब ये केटायन और एनायन अपना, मान लीजिए मैग्नीशियम ने क्या बनाया, MgCl2,
आपने हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया MgHCO3 तो आपके मान लीजिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ओके, इस तरीके के आयंस जो है कलेक्ट होकर आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं और जो कि आपकी साबुन जो होती है उस साबुन से लेथर नहीं बनने देते। ओके, वेस्ट हो जाती है अपनी बहुत सारी साबुन, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। यानी हार्ड वाटर सोप के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्कम बनाता है। ओके, स्कम डज नॉट गिव लेथर इजीली, आसानी से नहीं देता है फॉर्म और लेथर with hard water. Okay, large amount of soap is wasted in reacting with ions. इन आयंस के साथ रिएक्ट होती है जो सोप, वो बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, टू फॉर्म इंसोल्यूबल कर्डी प्रेसिपिटेट। जो इंसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बनाएगा तो उसको स्कम कहते हैं। जो फॉर्म नहीं बनता आसानी से, इनके आयंस बन जाते हैं और साबुन वेस्ट हो जाती है, उसको स्कम कहा जाता है। ओके, अब कर्डी सब प्रेसिपिटेट जो बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्कम। उन कर्डी प्रेसिपिटेट के अंदर इनके आयंस मिलेंगे आपको। ओके, छोटी सी डेफिनेशन थी जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, इसको भी याद रखना है आपको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा थोड़ा सा रह गया था पीछे, आइसोमर्स। ओके, आइसोमर्स क्या होते हैं? तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका केमिकल फार्मूला और वी कैन से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखने में या रिएक्ट करने में आप कह सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट मिले, तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या है, आपका आइसोमर्स है। क्या होता है आइसोमर्स? द कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, और कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आइसोमर्स। और ऐसा फिनोमिनन जिससे कि हम आइसोमर्स को स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। ओके, दोनों ही डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि आपका कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, सो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड आर नोन बाय आइसोमर्स एंड देयर फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया आपके सामने, बुटेन लिया। ठीक है, आप देखोगे इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला C4H10। ओके, अब आपने आइसोबुटेन लिया, देखो इसका नाम क्या है, बुटेन, और इसका नाम क्या है, नेक्स्ट जो लिखा आइसोबुटेन, इसका नाम क्या है, आइसोबुटेन। इन दोनों में आप चेक करोगे, इन दोनों में चेक करोगे तो जो आपका बुटेन है और आइसोबुटेन है, ना ही तो इसका नेम सेम है, नाम सेम नहीं है इसका, लेकिन इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट मिलेगी और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिखे और आप उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आपको डिफरेंट लगे, ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। जैसे ये बुटेन हो गया, आइसोमर्स के नेम भी आपको डिफरेंट मिलेगी, ये बुटेन है या आइसोबुटेन है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, आइसोमर्स। अब आइसोमर्स में अपना और भी टाइप्स है आइसोमर्स की। आइसोमर्स की जो है टाइप्स है, छोटी छोटी टाइप्स है, अब हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइसोमर्स की टाइप के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए। जैसे आप सबसे पहले देखते हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म कह दो, इनकी स्टडी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ओके, दूसरा आप कह सकते हो पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप है आइसोमेरिज्म। आप कह सकते हो नेक्स्ट मेटामेरिज्म, क्या कह सकते हैं, मेटामेरिज्म। यही आपसे ज्यादातर थोड़ा बहुत जो है पूछे जा सकते हैं, इन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं एक एक एग्जांपल लेकर। अब चेन आइसोमर्स क्या होता है, जिस कंपाउंड के अंदर मेन चेन ही चेंज हो जाए। ओके, आप इसमें क्या चेंज करेंगे, आप कहोगे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है
इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम, और क्या डिफर हो जाएगा, डिफर इन मेन कार्बन चेन, कार्बन की मेन चेन में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड है आपका ये वाला, इन दोनों कंपाउंड को आप चेक करोगे तो इसकी मेन चेन में 4 कार्बन है, ओके, बट द मेन चेन हैज ओनली 3 कार्बन एंड 1 इज ब्रांच हियर, ओके। तो इसलिए इस आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहा गया है। जो ए और बी जो है वो एक दूसरे के, आप क्या कह सकते हैं, ए बी आर चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमर्स कह दो। अब इनको क्या है, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इनमें मेन चेन डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है, चेन आइसोमर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, ओके। अब जैसे पोजीशन आइसोमर्स है तो आपको पता चल रहा है पोजीशन आइसोमर्स में कुछ पोजीशन मिलेगी, चेन आइसोमर्स में चेन मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर्स में कहीं फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा। जैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो यहां पर भी बात वही, जिसका मोलिकुलर फार्मूला हो आपका सेम, ओके, और डिफर क्या मिलेगा, डिफर पोजीशन ऑफ ब्रांच कह दो, ब्रांच की पोजीशन हो सकती है, या आप कह दो डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल सकती है, या आप कह दो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, किसकी पोजीशन में चेंज हो सकता है, ब्रांच की पोजीशन में, डबल बॉन्ड की पोजीशन में, या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं, जैसे आपके पास ये आइसोमर लिया मैंने, ये आइसोमर लिया, ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता, याद रखना, और इसके साथ मैंने एक आइसोमर आपका ये ले लिया, ये लिया दूसरा आइसोमर। इन आइसोमर्स का केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेक करोगे तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकंड नंबर पर है, और इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका फर्स्ट नंबर पर है। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, इसलिए आप कहोगे ए और बी जो है आपके वो पोजीशन आइसोमर्स है, ओके। अब जैसे डबल बॉन्ड की बात करें, मैंने कहा था डबल बॉन्ड की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है। CH3 डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका कंपाउंड, और सेम आपका इसी की तरह मैंने बना दिया ये कंपाउंड। इसमें आप चेक करो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 4 2 नंबर पर है, और इसमें इधर से लगना पड़ेगा 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग में डबल बॉन्ड शुड बी एट लोवेस्ट पोजीशन, ओके। तो इसमें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड नंबर की पोजीशन पर है। इसमें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट नंबर की पोजीशन पर है। इसलिए इस आइसोमर को क्या कहा जाता है, ए और बी को क्या कहा गया है, ए और बी को पोजीशन आइसोमर्स कहा गया है। और ऐसा फिनोमिनन जिससे हम इसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, उस फिनोमिनन को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा गया है। ठीक है, याद रखना यहां पर पोजीशन चेंज होती है बेटा, ओके। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की, तो वही वाली बात इसमें लिखेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला जो है वो क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा, लेकिन आपको डिफर क्या मिलेगा, डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। यहां पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है, ठीक है, उसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे आपने ये कंपाउंड लिखा CH3CH2OH, और दूसरा आपने ये कंपाउंड लिखा, ठीक है, ये तो आपका इसका फार्मूला देखो क्या है, C2H6, और इसका फार्मूला भी यही है C2H6O, ठीक है, C2H6O। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और इसके अंदर चेक किया तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। तो इसलिए इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप आर चेंज हियर, सो दिस आइसोमर बिलोंग्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
ऐसा आइसोमर जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। ओके, अब आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? ऐसा आइसोमर जिसमें ऑक्सीजन की दोनों तरफ, या कह सकते हो CO के दोनों तरफ, या कह सकते हो सल्फर के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, उसको कहा जाता है क्या? मेटामेरिज्म। जैसे आप इसके अंदर देखोगे, अब इसका एग्जांपल लिया मैंने CH3 CH2O CH2, ठीक है, CH2 CH3 ये लिया, और इसी का अगर मेटामेरिज्म बनाना है तो आप देखो CH3 CH2O CH2 CH3। अब आप इसमें देखोगे 5 कार्बन है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, 4 कार्बन ही रखिए, यहां आप CH3 बना दीजिए 2, ठीक है, आप 4 कार्बन रखिए। इसका एग्जाम्पल दोबारा से लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आर डिफरेंट, ठीक है, एक तरफ तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2 लिख दिया हमने, और एक तरफ हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, और अब की बार इसमें हमने एक तरफ तो 1 कर दिया और बाकी के जो दूसरी तरफ जो है वो हमने लिख दिए। देखो इसके अंदर इधर कितने कार्बन है, इधर कार्बन 2 है और इधर 3 है, इसके अंदर इधर 1 कार्बन है और इधर 4 है, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन जो है उनकी संख्या डिफरेंट होगी, उसको क्या कहा जाता है? मेटामेरिज्म, जो कि बहुत आसान है। इसलिए आइसोमर्स को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, जो आइसोमर्स का नेम गिवन है उस नेम के ऊपर ही इनके एग्जाम्पल बनाए गए हैं। ओके, ये मेटामेरिज्म हुआ, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिए इनका। देखिए एग्जाम्पल नहीं आता, ऐसा नहीं है कि डिट्टो एग्जाम्पल पेपर में आया, एग्जाम्पल के जैसा जो बेसिस है आपको समझा है, कंसेप्ट समझा है, इसी कंसेप्ट का आप क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा, जो कि आपको ध्यान रखना। देखिए बच्चे, ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, दिक्कत रहती है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, तो अच्छे से इसको समझना है, इसको कभी याद नहीं करना है ऐसे कि भाई तुम रटे रहो पढ़ते रहो, ऐसे नहीं करना, इसको समझ के लिखोगे तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए, ठीक है। आपके पेपर में 100% आपका इसका क्वेश्चन रहता है, तो हम कहेंगे इसकी 100% जो है ये पेपर में आएगा। ओके, 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इसका मिलता है। पढ़ते हैं क्या है ये। अब सबसे पहले जाने सोप एंड डिटर्जेंट, उसमें सोप क्या चीज है, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो सोप से ही बनता है, सोप के जैसा ही होता है, ठीक है, सोप से नहीं बनता, मतलब सोप के जैसा होता है, सोपलेस सोप कहते हैं उसको। सोप क्या है? सोप आर सोडियम सॉल्ट, इसके अंदर कैसा सॉल्ट होता है? सोडियम, या फिर आप कह सकते हो पोटेशियम सॉल्ट, दोनों ही तरह के सॉल्ट मिलेंगे, सोडियम हो सकता है, सोडियम का आयन हो सकता है, पोटेशियम का आयन हो सकता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपको बताया था जब हमने स्पोनिफिकेशन बताया, तो स्पोनिफिकेशन के अंदर सोप बनता है, उसमें एक सोल्ट बना था कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपको याद हो तो वहां पर हमने ऐसा सोल्ट बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, इसी टाइप का सोल्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, बस यहां पर नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन की जो संख्या है वो डिफरेंट हो जाएगी। सेम स्पोनिफिकेशन में हमने जो पढ़ा था वही बात कर रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको फैटी एसिड भी कहा जाता है, विच हैव क्लींजिंग प्रॉपर्टी इन वाटर, जिसकी वाटर के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टी जो है वो होती है। सोप आपको पता है पानी के अंदर जो है हम कपड़े धुलने के काम या फिर कोई भी आप वॉश करते किसी चीज को साबुन का यूज करते हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। धुलाई ये अपनी नहीं करता, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे की ऐसे धुलाई कर देगा कि शॉट मारेगा, डंडे मारेगा उसको, नहीं बेटे,
क्लींजिंग प्रॉपर्टी जैसे कि भाई डर्ट पार्टिकल है या फिर ग्रीस पार्टिकल है, ऑयली पार्टिकल है, उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सोप कंटेन नॉन आयनिक। इसमें एक आयनिक पार्ट होता है, एक नॉन आयनिक पार्ट होता है। नॉन आयनिक पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। याद रखना, जो नॉन आयनिक पार्ट है उसको हाइड्रोफोबिक, अभी बताएंगे क्यों है हाइड्रोफोबिक। नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन चेन जो कि टेल की फॉर्म में मिलेगी, पीछे पूंछ होती है जैसे ऐसे मिलेगी, जो कि देखो यहां पर दिखाया हुआ है ऐसे पूंछ। ठीक है, एंड आयनिक ग्रुप, और इसमें आयनिक ग्रुप भी होता है ऐसा। ठीक है, उसको कहा जाएगा हाइड्रोफिलिक। अब बताएंगे आपको हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है। तो साबुन के अंदर दो चीजें देखी, एक आपने नॉन आयनिक देखा जो कि मैंने बताया हाइड्रोफोबिक है, एक बताया आपको आयनिक पार्ट जो बताया आपको हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, आपने दोनों पार्ट देखे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। सोडियम स्टीरेट इज द एग्जाम्पल फॉर द सोप, एंड सोडियम पोटेशियम पाल्मिटेट। मैंने अभी बताया था ना, यहाँ भी पोटेशियम आयन आ सकता है, यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम दोनों आ सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर एक ही होगा। या तो आप सोडियम सोल्ट कह दीजिए या पोटेशियम सोल्ट कह दीजिए, ये दोनों फार्मूले हैं किसके, सोप के। ये स्टीरेट सोडियम स्टीरेट का फार्मूला है, ये मैंने यहाँ पर पोटेशियम पाल्मिटेट का जो है फार्मूला लिखा है। अब क्वेश्चन दूसरा ये आ सकता है, ये तो सोप की बात हो गई। अब बात पूछे कि क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, मैक्सिमम 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है। इन द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप देयर इज कोवलेंट पार्ट, आप जिसको टेल कह रहे हैं। ठीक है, जो टेल पार्ट है वो कोवलेंट पार्ट है। ये इतना सारा, इसमें कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये मैंने इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ये सारी क्या है, कार्बन है। अब इसके साथ हाइड्रोजन्स भी है, जैसे इसमें 3 हुआ, यहाँ 2 2, ऐसे 2 2 करते करते यहाँ तक ये इसी का फार्मूला लिखा हुआ है मैंने। बैलेंसिंग पूरी करेंगे, जैसे यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा। तो ये जो सारा पार्ट है कार्बन का, तो इसको कहा गया कोवलेंट पार्ट, जो कि टेल की फॉर्म में है। टेल तो पीछे होती है, ओके। और जो कोवलेंट पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब हाइड्रोफोबिक का मतलब जानिए क्या होता है, जो आपका वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। वाटर रिपेलिंग मींस वाटर इनसोल्युबल पार्ट, जो अच्छा वाटर इनसोल्युबल एंड फैट एंड ऑयल सोल्युबल। ओके, जो भी आपका फैट एंड ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगा हुआ है या डर्ट सोल्युबल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, तो ये जो पार्ट है आपका कोवलेंट पार्ट, ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो कि वाटर में सोल्युबल नहीं है, बट जो ग्रीस है, ऑयल है या डस्ट है उसके अंदर ये सोल्युबल रहता है। एक पार्ट समझ में आ गया। एक मैंने बताया हाइड्रोफोबिक, जो कि फैट ऑयल ग्रीस इसके अंदर सोल्युबल रहेगा, कोवलेंट पार्ट है, टेल की फॉर्म में है। दूसरा पार्ट मैंने बताया हेड की फॉर्म में। ओके, जो हेड की फॉर्म में है वो आयनिक पार्ट होता है। जो हेड की फॉर्म में है वो आयनिक पार्ट होता है, और आयनिक पार्ट जो होता है उसको हाइड्रोफिलिक पार्ट भी कहते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। और आप कह सकते हैं फैट और ऑयल जो है वो इनसोल्यूबल होता है, इसके अंदर फैट एंड ऑयल जो है वो आपकी डिसॉल्व नहीं होगी। और इस तरीके से ये वर्क करता है। क्लीजनिंग एक्शन में अगर हम बात करें, जब आपका कोवलेंट पार्ट सोल्यूबल इन फैट एंड ऑयल एंड जो हाइड्रोफिलिक पार्ट सोल्यूबल इन वाटर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माइसेल्स। माइसेल्स बनती है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसी का पार्ट समझो क्लीजनिंग एक्शन का इसका। या फिर आप इसको थोड़ा सा, अगर आपको माइसेल आ जाता है तो ये आप यहां से लिख देना इसको, अगर क्लीजनिंग आते हैं तो आप इसको सारे को लिख देना। ठीक है ना, ये क्लीजनिंग एक्शन का ही पार्ट है वो। ओके, तो इसी चीज को उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूं। क्या डिफाइन करना है अपने को, सबसे पहले तो आप इसके अंदर डिफाइन कर दीजिए हाइड्रोफोबिक को। ठीक है ना, कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से लिख दीजिए
ठीक है. In a soap molecule there is a covalent part which is in the form of tail, which are known by hydrophobic part because it is water repelling and fat and oil soluble. So this part is hydrophobic part. Okay, there is the another part. फिर आप इसके बाद ऐड कर दीजिए there is another part, hydrophilic part. आप लिख दीजिए there is another part which is hydrophilic. Okay, because it is in the form of head. There is a ionic part which is water soluble and fat and oil insoluble part. Okay, तो जो आपको ये दोनों चीजों को डिफाइन कर देना इसके क्लीजनिंग एक्शन के फॉर्म में. ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर ये लिखी हुई है इसको स्टेप बाय स्टेप आपको पहले हाइड्रोफोबिक पार्ट को डिफाइन कर दो, फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट को आप अच्छे से डिफाइन कर दो. ओके, फिर आपको उससे आगे बताना है कि a spherical aggregate of soft molecule in a soft solution in water is called micelles. कि वहां पर एक स्फेरिकल एग्रीगेट, इस टाइप का एक स्फेरिकल एग्रीगेट इकट्ठा होगा यानी फोम बनेगा या झाग बनेगा. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? माइसेल कहेंगे. जब आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट साबुन में, पानी में जब आप रिएक्ट कराते हैं कपड़ों के साथ या हैंड वॉश करते हैं तो वहां पर एक माइसेल बन जाता है. क्या बन जाता है आपका? वहां पे माइसेल बन जाता है. अब ये माइसेल समझिए, यानी एक टाइप ऑफ फोम है. ये झाग की फोम को माइसेल कहा गया है. जैसे यहां पर मान लीजिए आपका डर्ट पार्टिकल है, यहाँ पर मैल लगा हुआ है, या आप कह सकते हो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल है, डर्ट है यहाँ पे. तो इस डर्ट पार्टिकल में सोल्यूबल कौन होगा? आयनिक तो है नहीं है. सोल्यूबल होगा इसमें कोवेलेंट पार्ट यानी टेल पार्ट. तो ये जो टेल पार्ट है ये इसके अंदर सोल्यूबल है. इसको डर्ट को पकड़े हुए है ऐसे. ठीक है, डर्ट के ऊपर ऐसे रब करेंगे इसको, ये पकड़े हुए है. तो ये डर्ट पार्टिकल है यानी ये जो टेल वाला है ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, और हेड वाला पार्टिकल है वो दूर है इससे. ठीक है ना, क्योंकि ये हेड पार्ट जो है ये वाटर सोल्यूबल है. ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर तो हेड पार्ट है, डर्ट के ऊपर कौन सा पार्ट है? टेल पार्ट है. इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा माइसेल क्लीजनिंग एक्शन के अंदर, कि इस टाइप से माइसेल्स बनता है जिसमें आपका टेल पार्ट रिएक्ट विद डर्ट. ओके, तो आप कह सकते हो टेल पार्ट जो है, टेल पार्ट रिएक्ट विद डर्ट. डर्ट पार्टिकल के साथ रिएक्ट करता है. ओके, और जो वाटर है वो इसका सोडियम आयन दूर हो जाता है और ये वाटर उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर, आयनिक पार्ट. ओके, यहां पर मैंने बताया when dissolve in water soap molecule, जब सोप मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करते हैं, सोप मॉलिक्यूल आयनाइज, जब पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो सोप मॉलिक्यूल आयनाइज हो गया एंड सोडियम आयन रिमूव, सोडियम आयन हट गया है फ्रॉम हेड पोजीशन से सोडियम आयन जो है वो रिमूव हो गया है. ड्यू टू दिस रिमूवल चार्ज ऑन माइसेल्स इज नेगेटिव. जब ये चार्ज आपका हट जाएगा, सोडियम हट जाएगा, तो ये पार्ट आपका कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा. माइसेल्स में जो आप डिसॉल्व करते हैं उसको पानी के अंदर, तो ये नेगेटिव फॉर्म में बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है इसका. ये पॉजिटिव चार्ज का जो Na है ये Na रिमूव हो जाता है वहां पे. ओके, due to negative charge on outer surface micelle each other and micelle form colloidal solution. ये नेगेटिव चार्ज रह जाता है तब वहां पर क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है. आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो बीम को जो है स्कैटर कर देता है. स्कैटर बीम ऑफ लाइट 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बन जाता है जो कि आपकी बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा बेटा? स्कैटर करता है. ये आपको पढ़ना है यहाँ पे. ठीक है, ये आपका क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो खत्म हुआ. यानी आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जिसमें माइसेल को इंक्लूड करना है और इस तरीके से आपको लिख देना है. और माइसेल की अगर आ गई आपकी डेफिनेशन आ गई या फिर कोई भी चीज आ गई तो आपको यहां से इसको एक्सप्लेन कर देना है. ओके, अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट की. ओके, डिटर्जेंट जो है वो सोप का ही, डिटर्जेंट की बात करें वो सोप का ही एक दूसरा पार्ट है. क्या बोला? डिटर्जेंट सोपलेस सोप. ओके, साबुन नहीं लेकिन साबुन जैसा है. ठीक है, सोपलेस सोप है ये. ठीक है, साबुन जैसा होता है डिटर्जेंट. इट इज बिकॉज दे एक्ट लाइक ए सोप हैविंग क्लीजनिंग प्रॉपर्टीज. जो क्लीजनिंग प्रॉपर्टी आपकी
किसकी थी, क्या बोलते हैं, सोप की थी, वैसी ही क्लीजनिंग प्रॉपर्टी किसकी रहती है, डिटर्जेंट की। यानी इसमें भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है डिटर्जेंट में, और डिटर्जेंट में भी हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। ओके, बस ये बात याद रखनी है आपको। दे डू नॉट हैव सोपी टच। साबुन जो है, साबुन जो होती है उसका सोपी टच होता है, सोपी टच होता है, ठीक है, वो टच करने में सोपी होती है, चिकनी होती है, और डिटर्जेंट ऐसा नहीं होता। ओके, डिटर्जेंट जो होता है वो रफ होता है, खुरदरा होता है थोड़ा सा, ठीक है। दे डू नॉट हैव सोपी टच लाइक सोडियम स्टीरेट और पाल्मेट। ओके, दे आर बेटर क्लीजनिंग एजेंट। वो साबुन से अच्छा क्लीजनिंग एजेंट है। आप अगर डिफरेंस लिखो इन दोनों में, तो ये दोनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं कि भाई जो डिटर्जेंट होता है तो उसकी जो दे डू नॉट हैव सोपी टच बट सोप हैव सोपी टच। आप कह सकते हो कि भाई जो दे आर बेटर क्लीजनिंग एजेंट बट सोप आर नॉट ए बेटर क्लीजनिंग एजेंट। और एक बात और आप अच्छे से जानते हैं कि सोप आर फॉर्मेशन ऑफ स्कम विद हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट नॉट फॉर्म स्कम विद हार्ड वाटर। क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं ना, डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो यही बताएंगे इसमें। ओके, क्लीजनिंग एक्शन तो दोनों का सेम है, क्लीजनिंग एक्शन तो सेम है दोनों का। ओके, फर्क किस चीज में है, जो आप दिखाई दे रहे हैं जो चीजें हैं, सोपी टच हो गया, क्लीजनिंग एक्शन हो गया, कि इसका क्लीजनिंग एक्शन ज्यादा होता है इससे, या आप कह सकते हैं कि दे डू नॉट गिव स्कम विद हार्ड वाटर, देयरफॉर कैन बी यूज वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में हम किसको यूज करते हैं, डिटर्जेंट को यूज करते हैं, ठीक है, क्लींजिंग एक्शन के लिए डिटर्जेंट को यूज करेंगे। ओके, डिटर्जेंट इज सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो डिटर्जेंट होता है उसके अंदर लंबी चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड की होती है। ये फार्मूला लिखा हुआ है मैंने, अगर आप इस फार्मूले को देखोगे तो ये CH3 है और इसमें 11 CH2 ग्रुप है। कितने CH2 ग्रुप है, 11, और बीच में एक इसमें बेंजीन की ऐसे रिंग होती है, ठीक है, बीच में एक बेंजीन की रिंग हो गई है, और उसके बाद इसके अंदर ऐसे सल्फोनिक ग्रुप होता है, ठीक है, और इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप ये भी डिफरेंस बता सकते हैं, देयर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप बट देयर इज सल्फोनिक ग्रुप। डिटर्जेंट में सल्फोनिक ग्रुप होने की वजह से ही इसका क्लींजिंग एक्शन जो है वो अच्छा है सोप से, इसीलिए हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ये स्कम नहीं बनाता, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ में मिलकर ये स्कम नहीं बनाता, इसीलिए ये रिएक्ट कर जाता है। डिटर्जेंट इज सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। ओके, और ये डिटर्जेंट भी आपका खत्म हो गया है। अगर आपको इसका डिफरेंस चाहिए तो इसके एक एक पॉइंट से आप डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, और पेपर में आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में। अभी आपके लिए इतना ही, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट को अच्छे से पढ़िए, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक जो है चैप्टर आपका खत्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोप एंड डिटर्जेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप इसको एक दो बार और देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।